बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान की पेशकश बातें तवानाई की। इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान मसूद अब्दाली हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों तवानाई के माहिरीन ने तेल की आलमी खपत में 55 लाख बैरल यौमिया इजाफे की पेशन गोई की है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफे का तखमीना $10 फी बैरल है। आलमी मंडी में $1 फी बैरल के इजाफे से पाकिस्तान के दरामदी अखराजात में $15 करोड़ सालाना का इजाफा हो जाता है। गुज़िश्ता नशस्त में हमने इसी मसले पर जनाब मसूद सिद्दीकी से बात की थी। उन्होंने हमारे नाजरीन को तेल और गैस की सनत की मुबादियात से बेसिक से आगाह किया था। आज हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सईद जदून। डॉक्टर जदून ने जामिया पेशावर से अर्जियात में MSc करने के बाद जामिया लंदन की मशहूर जमाना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर साहब 26 साल से तेल और गैस के कौमी इदारे OGDC से वाबस्ता रहे। मौसूफ ज़ेर ज़मीन ज़खायर से कम लागत पर तेल और गैस कशीद करने में महारत रखते हैं और पाकिस्तान की तमाम जो ऑयल फील्ड्स हैं सबकी तरक्की और तलाश तरक्की में इनका बड़ा हाथ है। आज एक और अहम बात यह है कि तकनीकी महारत के अलावा इनको पॉलिसी उमूर पर भी महारत हासिल है और आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो ज्यादातर पेट्रोलियम पॉलिसी के बारे में होगी, यानी वो अवामिल जिसके वजह से तेल और गैस में खुद कफालत की मंजिल हासिल की जा सके। इसके साथ ही मजीद मेरा ख्याल है कि तारुफ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर साहब को सब लोग जानते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। जरा ये बताइए, पहले हम कुछ इब्तदाई सवाल कर लेते हैं जिससे यानी लोगों को अंदाजा हो कि मसला है क्या। ये बताइए कि पाकिस्तान में यौमिया तेल और गैस की जरूरत कितनी है? अब्दाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि यू हैव इनवाइटेड मी और इस मौजू पे डिस्कशन करने के लिए मुझे मौका दिया। इस वक्त पाकिस्तान की यौमिया पैदावार तकरीबन 74,000 बैरल से 76,000 बैरल के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है और यौमिया जो तकरीबन जरूरत है वो तकरीबन 4 लाख बैरल की जरूरत है। और गैस कितनी? गैस इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है तकरीबन 3.6 BCF के करीब प्रोड्यूस हो रही है और हमारी जरूरत ग्रोथ रेट के साथ आप बात करें तो आप 6 to 7 BCF आपकी जरूरत है। इसका मतलब ये हो कि पाकिस्तान रोजाना तकरीबन 3 लाख बैरल तेल बरामद करता है और इसी तरह तकरीबन आधी गैस हमें की जरूरियात पूरी करती है LNG से। ये बताइए कि तकनीकी एतबार से तेल और गैस का क्या मुस्तकबिल है? मतलब मेरी मुराद ये है कि नए ज़खायर की तलाश के इम्कानात कितने हैं पाकिस्तान में? मैं इस बैकग्राउंड में कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता नशिस्त में मसूद सिद्दीकी साहब ने बात बताई थी, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के इलाके पहला वेल 1866 में खोदा गया, फोर्ड में डिस्कवरी 1915 में हुई, सुई की डिस्कवरी 1954 में हुई। अब जो है वो नए ज़खायर का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में कोई शक नहीं कि इसका तकरीबन मोर देन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इसका सेडिमेंट्री बेसन फैला हुआ है और इसकी मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी 1866 से शुरू है और अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। अभी भी पाकिस्तान का मोर देन 60% एरिया जो है अनएक्सप्लोर्ड पड़ा। अब जो एरिया अनएक्सप्लोर्ड है उसके बारे में पोटेंशियली कंफर्म करना बड़ा मुश्किल इसलिए है कि वहां पे एक्सप्लोरेशन हुई नहीं, तो हमें डेटा हमारे पास बहुत थोड़ा है। तो जहां पूरा एरिया फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान का तकरीबन 80% एरिया ऐसा है जिसके ऊपर एक्सप्लोरेशन ज्यादा नहीं हुई। पंजाब प्लेटफॉर्म, जिसे टेक्निकली हमें पंजाब प्लेटफॉर्म कहते हैं, पंजाब प्रोविंस का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमने कोशिशें की हैं, कुछ वेल ड्रिल हुए हैं तकरीबन 18-19 के करीब, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा हमें कमर्शियली हाइड्रोकार्बन नहीं मिला प्रोड्यूस करने के लिए। हाउएवर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू नॉलेज के साथ, न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ इन एरियाज में अगर फोकस करें तो आपको मजीद पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं। हाउएवर जिन एरिया में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी कंपनियों ने काम किया, वो सिंध का एरिया जो शुरू से बड़ा मैच्योर बेसन था, उससे बहुत अच्छी एक्सप्लोरेशन भी हुई। इसी तरीके से अभी जो इमर्जिंग प्रोविंस है वो पाकिस्तान का KPK है और उसमें काफी हद तक प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये इस वक्त जो इमर्जिंग एरिया है वो सिंध है, सूबा सिंध और KPK है और बलूचिस्तान के लिए भी कोशिश की जा रही है, डेटा एक्विजिशन हो रहा है और मजीद एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी वहां पे फ्यूचर में होगी। तो पोटेंशियल के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है, मजीद एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है। Then we will be able to get complete potential of hydrocarbon in Pakistan. अच्छा, अब हम आते हैं पॉलिसी की तरफ। डॉक्टर साहब ये बताएं, लोग ये कहते हैं आमतौर से बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं तेल की, कि मुल्क का दोस्त सनत माहौल नहीं है, बहुत पाबंदियां हैं, बड़े मसाइल हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।
कैटेगरिकली मैं इसलिए कहता हूँ कि जितनी भी पॉलिसी पाकिस्तान में बनी है, पॉलिसीज के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये है कि टू डिफाइन ए फ्रेमवर्क फॉर द इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर को आने से पहले ये चीजें पता हो कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास मेरी ऑब्लिगेशन एंड राइट्स क्या है। और गवर्नमेंट भी क्लियरली डिफाइन कर देती है कि भाई किसी भी इन्वेस्टर के यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट पे या ओब्लिगेशन या राइट्स क्या क्या है, उसके बगैर तो कोई कंट्री में किसी तरह की इस तरह की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी और कोई भी सनत तरक्की नहीं पा सकती अनटिल अनलेस हमें पता ना हो कि हमने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है और हमने हमारी जो कमिटमेंट होती है, जो ऑब्लिगेशंस है, वो किस तरह हमने डिस्चार्ज करनी होती है। पॉलिसी के लिहाज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना इंसेंटिव के लिहाज से, फिजिकल रिजीम के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट रिजीम प्रोवाइड करते हैं टू द इन्वेस्टर। हमारे पास जो 2012 की पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है। मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के बहुत से मुल्कों से बेहतर है, इसलिए कि जो प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है टू द इन्वेस्टर को, वो इस वक्त किसी भी रीजन में इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है। अभी भी अगर हम हमारी क्योंकि गैस प्राइस लिंक करती है विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग के साथ, तो आज भी हमारी प्राइसिंग $4 और $5 के दरमियान है। वेयर एज अगर आप वेस्ट में देखें, अमेरिका में देखें, रीजनल में देखें, तो सारी जो प्राइसिंग है वो लेस देन $4 है, जिससे इंडिकेट होता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छे इंसेंटिव देती है टू दी इन्वेस्टर को। और ये भी बड़ा गलत असर है कि पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन के लिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान से छोड़ के चली गई हैं बिकॉज ऑफ दी सर्टेन बैड पॉलिसी या रेगुलेटर की सख्ती की वजह से या दोस्ती का वो एनवायरनमेंट वो नहीं है फ्रेंडली जिसकी वजह से हो रहे। बिल्कुल मैं इसको 100% डिनाई करता हूं, इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं 26 साल जॉइंट वेंचर में मैंने काम किया है OGDC के बिहाफ पे डिफरेंट जॉइंट वेंचर के साथ। कोई कंपनी पाकिस्तान में प्रॉफिटेबिलिटी के कम होने की वजह से नहीं गई। वो कंपनियां जो गई हैं वो 15-15, 20-20 साल रहे हैं और उन्होंने अपनी एक्सप्लोरेशन एक्रेज बढ़ाया नहीं। तो जिस जगह उन्होंने एरिया लिया था उसी को उन्होंने डेवलप किया और बहुत अच्छी तरह डेवलप किया। जब उनकी अपॉर्चुनिटी रैंकिंग डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट आई, वो इसलिए चली गई। कोई कंपनी इस बेस पे नहीं गई कि हमें पाकिस्तान की पॉलिसी या खराब है या पाकिस्तान के अंदर इंसेंटिव कम है या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो ऐसी कतन बात नहीं है कि रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के जितने रेगुलेशन है वो क्लियर डिफाइंड है पॉलिसी में। हर इन्वेस्टर को, हर कंपनी को पता होता है कि मैंने वहां जाकर किस तरह एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करनी है और डेवलपमेंट डीजल लेनी है। हाउएवर नो डाउट इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा होता है कि हमारी इनएफिशिएंसी हो सकती है चीजों को एग्जीक्यूट करने में, लेकिन एज ए पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, जरा बुनियादी बात हम समझ लें। जरा के बहुत से नाज़रीन हमारे ऐसे हैं जो सनत से वाबस्ता नहीं है। ये बताइए कि कंपनियों को तेल और गैस की तलाश का लाइसेंस मिलता कैसे, या यूं कहिए कि वो कहते हैं काम का पहिया चालू कैसे होता, वर्क फ्लो क्या है? तो बड़ा पाकिस्तान में ये भी बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई किसी किस्म की सच रुकावट नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर आना चाहे तो उसमें सिंपल ये है कि 2 तरीके हैं पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन राइट लेने के। एक तरीका यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग की कॉल देती है और वो डिफरेंट ब्लॉक्स अनाउंस करती है, टेंडर फ्लोट करती है न्यूज़पेपर में, वेब पे, पूरी दुनिया के लिए। वो जब अनाउंस होता है तो कंपनीज पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर अपने वर्क कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर सकती है और उसमें कोई बार नहीं है कि किसी किस्म की। उसमें ये डेफिनेट बात है कि उनकी फाइनेंशियल और टेक्निकल स्ट्रेंथ जरूर देखी जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर ही कंपनियां जॉइंट वेंचर करें या कंसोर्शियम करें, दे कैन अप्लाई फॉर द एक्सप्लोरेशन राइट इन पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर बिडिंग के। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G बेसिस पे भी ब्लॉक्स जो है वो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज को, विदाउट एनी कंपटीशन के, विदाउट एनी कम्पिटेटिव बिडिंग। सो इन तरीकों के अलावा और तीसरा तरीका यह है कि कंपनी जब भी कोई पाकिस्तान में अगर कोई नेशनल कंपनी कोई ब्लॉक ले लेती है तो बाहर से कोई कंपनी भी जॉइंट वेंचर कर सकती है, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर। अच्छा, ये बताइए कि बार बार हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम पॉलिसी, ये पॉलिसी है क्या और बनती कहाँ? एक एसोसिएशन है जिसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एसोसिएशन, वो भी अपनी इनपुट देता है पॉलिसी बनने में, एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है और उसके बाद अभी क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद फिर इन पॉलिसी की इनपुट के लिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू फिर हर सूबे को इनपुट के लिए भेजा जाता है। जब सारे एक्सपर्ट की ओपिनियन आ जाती है, बड़े डिफरेंट लेवल पे उसकी प्रेजेंटेशन और डिस्कशन और डिबेट होता है, एंड देन फाइनली जब ये सारे भी डिफरेंट टेक्निकल फॉरम है वो डिस्कस करने के बाद फाइनलाइज करते हैं तो DGPC उसे कंप्लीट कंपाइल करके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम टू दिस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाते हैं और वहां पे उसकी फिर अप्रूवल करके फर्दर पास। अच्छा, ये बताइए कि आपने फरमाया कि 2012 की पॉलिसी नाफिज अमल है, अहम नुकात क्या है, कौन सी ऐसी खुशगवार नुकात है इसके जो बड़े मुफीद हो सरमायाकारों के? इसके लिए
جو مین کسی بھی سرمایہ کار کے لیے موسٹ اٹریکٹیو سینیریو ہوتا ہے گیس پرائس کا ملنا. پاکستان میں اس پالیسی کے تحت جو کروڈ آئل قیمت کے ساتھ انٹرنیشنل کے ساتھ لنکڈ اپ ہے, آپ کو پاکستان کے ڈفرینٹ زون ہیں بنے ہوئے, ایکسپلوریشن زون ہے, زون 1, زون 2, زون 3 ہے, کبھی ایک زون ایف آ گیا ہے. یہ زون جو ہے پاکستان کی جیولوجیکل کمپلیکسٹی اور میڈیم لو رسک ٹو دی ہائی رسک کے بیس پہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں. ہر زون کی پرائس جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. سپوز اگر آپ زون 1 کی بات کرتے ہیں جو ہائی رسک ایریا ہے, اس کی قیمت سب سے زیادہ ہے. اگر آپ اگر $110 یا $110 کی قیمت ہو تو آپ کو مور دین $6 پر ملین BTU کی کاسٹ ملتی ہے. زون 3 جو سندھ کا ایریا ہے اس میں جو ہے وہ اسی میں 30-40% جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے, لیکن جتنی ایوریج کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو $6 پر ملین BTU سے زیادہ ملتی ہے ہر انویسٹر کو جو پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی پرائسنگ بہت اچھی ہے جو بیس پرائس ہے. اس کے بعد جو بڑا دوسرا انسینٹیو ہے کہ پہلے جو ونڈ فال لیوی ہوتا ہے, ونڈ فال لیوی کا جو ڈفرنس ہے وہ گورنمنٹ نے 40% گورنمنٹ کو جاتا ہے اور 60% انویسٹر کو جاتا ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے, سپوز ونڈ فال لیوی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو ڈفرینشیل ہوتا ہے بیس پرائس سے اور مارکیٹ پرائس کے درمیان, اگر $40 اگر بیس پرائس ہے اور مارکیٹ میں $5 اس کی قیمت ہے تو $10 میں 40% گورنمنٹ لیتی ہے اور 60% جو ہے وہ انویسٹر کو دیتی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا انسینٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحب, دور جدید میں دوسرے ملکوں کے اندر پالیسی کے اندر سب پالیسیاں ذیلی پالیسیاں ہوتی ہیں, یعنی ایک تو روایتی اور کنونشنل ہے جسے ہم کہتے ہیں, پھر آج کل بڑا زور آج کل شیل گیس کا, ٹائٹ سینڈ کا ہے. تو کیا پاکستان میں بھی ایسی تقسیم ہے؟ پاکستان میں ایک تو یہ جو 2012 کی پالیسی اس میں ہم پہلے بات کر رہے تھے, یہ کنونشنل ریزروائر کی پالیسی ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں اور انسینٹیو دیا گیا انویسٹر کو فار ٹائٹ گیس پالیسی کے لیے. تو ٹائٹ گیس پالیسی میں جو میجر ڈفرنس ہے وہ اس وقت جو ٹائٹ گیس کی پالیسی میں امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 20% آپ کو ایڈیشنل کاسٹ ملے گی 2012 کی پالیسی پہ. اگر آج $6 کاسٹ ہے کنونشنل گیس کی تو 20% آف $6 ول بی ایڈنگ ٹو یور ٹائٹ گیس کاسٹ میں. تو آپ کو 1.8 سینٹ جو ہے ملے گا ایڈیشنل کاسٹ فار دی ٹائٹ گیس کے لیے, تاکہ کیونکہ کیپیٹل انٹینسو ہے, اس میں فریکچرنگ انوالو ہے اور ایسی چیزیں انوالو ہے جس میں مور کیپیکس کا یوز ہے. اس لیے گورنمنٹ نے انسینٹیو دیا کہ جو بھی انویسٹر ٹائٹ گیس کو ایکسپلائٹ کرے گا اس کو آپ 20% ایڈیشنل ویلیو دیں گے فرام دی ایگزسٹنگ پرائس جو 2012 کی پالیسی. اچھا, ہندوستان میں ایک نیا وہ استعمال کرتے ہیں ٹرم وہ لوگ, مارجنل گیس فیلڈ پالیسی. کیا ہمارے یہاں بھی ایسی کوئی صورتحال ہے؟ پاکستان میں بالکل ایک مارجنل گیس فیلڈ پالیسی ہے جس میں مارجنل گیس فیلڈ کی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کتنے BCF گیس پہ زون 1 میں ہوگا, زون 2 میں ہوگا, زون 3 میں ہوگا. اس میں اس کی ڈفرینٹ ویلیو دی ہوئی ہے. اس بیسس پہ اگر وہ سائز آف دی ریزروائر آپ کو مل جائے, اس سائز کو آپ سرٹیفائی کرتے ہیں بائی تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ. جس طرح ٹائٹ گیس کو بھی تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ سے سرٹیفائڈ کرنے کے بعد یو ول بی ایبل ٹو کلیم کاسٹ آف دی ٹائٹ گیس فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان. اسی طرح مارجنل گیس فیلڈ کو بھی آپ تھرڈ پارٹی سے سرٹیفائڈ کرتے ہیں کہ واقعی یہ مارجنل گیس فیلڈ ہے, جس کی بیسس پہ آپ کو انسینٹیو ملے گی. آپ کو تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے ان انٹرنیشنلی ریپیوٹ کمپنیوں سے جو آلریڈی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ سرٹیفائڈ ہوتی ہے اور وہ آلریڈی ان کی لسٹ میں شامل ہوتی ہے. اس میں $0.25 یعنی پر ملین BTU آپ کو ایڈیشن ملتی ہے, اور اس طرح اس کی پروڈکشن بونس میں بھی آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. تو مارجنل گیس فیلڈ کا اس لحاظ سے بھی لوگوں کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے جو ریزروائر ملے اس کو بھی لوگ اکنامکلی جو ہے پروڈیوس کر کے کنٹری کو انرجی پرووائڈ. اچھا, آپ نے ابھی BTU کی بات کی, کیا لو BTU کی الگ سے پالیسی ہے پاکستان کے اندر؟ لو BTU کی بھی ایک پالیسی, فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی 3-4 ایسے بڑے فیلڈ ہیں جو لو BTU کے, اور یہ لو BTU 450 BTU سے نیچے جو بھی BTU ویلیو کسی بھی گیس کی ہوگی اس کو لو BTU گیس ڈیفائن کی جاتی ہے. تو اور ہمارے پاس کچھ فیلڈ ایسے ہیں جن کی اپ ٹو 450 ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کی بہت کم ہے 120 BTU بھی ہے, جس میں بہت زیادہ CO2 ہے اور لیس ہائیڈرو کاربنز ہے. اس کی بھی گورنمنٹ انسینٹیو دیا ہے کہ جو بھی 450 BTU جتنی نیچے آئے گی تو کچھ سینٹس کے لحاظ سے ہر BTU ویلیو اسے ویلیو دی جاتی ہے. ایون کہ اگر آپ 120 یا نیچے والی BTU ہو تو آپ کو تقریباً $8.75 پر ملین BTU کی کاسٹ دیتی ہے اگر آپ اسے پائپ لائن کی کوالٹی میں کنورٹ کر کے سیل کرتے ہیں. تو وہ بھی یہ ایک انسینٹیو ہے کہ لو BTU گیسز کو ڈیولپ کیا جائے, اس لیے وہ پالیسی بنائی گئی. اچھا, آپ نے ابھی ونڈ فال لیوی کی بات کی, تو گزشتہ 2 ہفتہ پہلے یہ بات چونکہ ٹی وی پہ آج کی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے کسی چینل کے اوپر, انہوں نے بات کہی کہ ان پر اچانک لاگو کر دیا گیا ونڈ فال پروفٹ, جس کی وجہ سے اس کمپنی کو خاصا نقصان ہوا. تو یہ جو سرپرائز اٹیک ہے
یا ڈرون حملہ ہے سرکار کی طرف سے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ یہ پرنسپلی نہیں ہونا چاہیے. میں ایز اے پرسنل اوپینین بتا سکتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی اناؤنس کرے اس پالیسی کے تحت گورنمنٹس کے جو بھی ریگولیٹرز ہیں ان کو اس کے تحت اس کے انڈر کام کرنا چاہیے، نمبر 1. کیونکہ یہ ایسی پالیسی ہے جو کہیں چھپی نہیں ہوتی، آلریڈی ویب پہ ہے اور ایوری انویسٹر نوز کہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ ان کے دے نو دی obligation and they know the rights. لہٰذا یہ اچانک اس طرح کے ابرپٹ فیصلے ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں یا انسٹیٹیوٹ میں پالیسی لیول سے جو انویسٹر کو مطلب ڈسکریج. ہاؤ ایور وہ کہیں ایک دفعہ میں نے بھی محسوس کیا کہ آلریڈی کہیں اناؤنس ہوا تھا جس سے کچھ پرکشن نکلے، لیکن مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. لیکن ہاؤ ایور یہ ابرپٹ ڈیسیژن کرنا وداؤٹ کنسیڈرنگ اسٹیک ہولڈرز اور وداؤٹ ڈسکسنگ ود اسٹیک ہولڈر از ناٹ اے رائٹ اپروچ. آئی ہوپ کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آخری سوال جو ہے ذرا چپتا ہوا ہوگا، اس سے پہلے میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ وہ شعر کا تعلق اس سوال سے ہے. شہید ادھر ہر آن استقبال افکار و تر و تازہ، ادھر ہم سرنگوں ماضی تمنائی میں جیتے ہیں. آپ نے فرمایا پیٹرولیم پالیسی 2012 میں بنی تھی اور آج 2021 ہے. ظاہر ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی رہ چکا ہے، تو آخر نئے تقاضوں کے مطابق نئی پالیسی کیوں نہیں بنی؟ جبکہ حکومتیں تبدیل ہوئی، کئی حکومتیں آئیں اس دوران، اور اب تو نئی حکومت آئی ہے، نئے اقتدار آیا ہے، تو پالیسی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ یہ آخری سوال. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ 2012 کی پالیسی میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اور میں آپ کو یہ مجھے خوشی ہوگی آپ کو بتانے میں کہ پیٹرولیم کلب آف پاکستان نے بھی ایک بہت اچھا پالیسی ڈاکومنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو پریزنٹ کیا ہے. ڈی جی پی کو میں نے پریزنٹ کیا ہے، میرے ساتھ اور بھی جو سائنٹسٹ موجود تھے. اس کو امپروو کرنے کے لیے بہت سی گنجائش موجود ہے، اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئے تقاضوں کے ساتھ رہ کے نیو جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مزید انویسٹر فرینڈلی پالیسی بنائی جائے جو پاکستان گورنمنٹ کے لیے بہتر ہے اور انویسٹر کے لیے بہتر. ابھی ہم نے جو پالیسی بنائی ہے اس میں سپوز ٹیکنیکلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ورک یونٹ کے بیس پہ بلاک دیے جاتے ہیں. ورک یونٹ کی قیمت جو ہے وہ $10,000 ہے. جب بھی بلاک اناؤنس ہوتے ہیں تو اس بلاک کو ون کرنے کے لیے ہر انویسٹر، ہر کمپنی جو ہے ایک ورک یونٹ کا پروگرام دیتی ہے کہ میں اگر بلاک اے ہے اس میں اگر ایک کمپنی اے 121 یونٹ دیتی ہے اور دوسری 125 یونٹ دیتی ہے ورک کی، وہ کمٹمنٹ آف دی ورک ہے، منیمم کمٹ آف ورک، تو جو 125 ورک یونٹ دے گی تو وہ جیت جائے گی. اب اس میں ایک چھوٹا سا جو فقدان یہ ہے پالیسی میں کہ ایک یونٹ اگر آپ بلوچستان میں کام کریں، آپ کے مشکل حالات جگہ پہ کام کریں جو جیولوجیکلی اور کمپلیکس ہے، یا سندھ میں کام کریں یا پنجاب پلیٹ فارم میں کام کریں بالکل ایزی ٹیرینز میں، تو وہ ایک ہی یونٹ آپ ڈسچارج کرتے ہیں ویدر یو آر ورکنگ ان بلوچستان. اور ایک یونٹ کو ڈسچارج کرنے میں بلوچستان میں سپوز $30,000 لگتے ہیں، اور پنجاب میں $10,000 لگتے ہیں، اور سندھ میں جو ہے اس کے $12,000 لگتے ہیں. لیکن انویسٹر کے لیے یہ آپشن ہوتی ہے کہ میں ایسے علاقوں میں جاؤں جو ایزی ہیں جہاں پہ منیمم خرچہ ہوتا ہے. تو منیمم خرچہ آپ کا پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، وہ علاقے جنہیں ہم اکثر و بیشتر فرنٹیئر ایریاز کہتے ہیں، ان میں لوگ نہیں جاتے کیونکہ ورک یونٹ کی ویلیو جو ہے وہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جو ان کو سندھ میں مل رہی ہے، جن میں سیکورٹی کا ایشو بھی نہیں ہے، ٹیرین کا بھی ایشو نہیں ہے. کیونکہ ڈیٹا ایکوزیشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ان ایکسپلوریشن. جہاں میکسیمم ڈیٹا ایکوائر ہوگا وہاں میکسیمم ایکسپلوریشن ہوگی، جہاں میکسیمم ایکسپلوریشن ہوگی تو وہاں میکسیمم ڈسکوری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح لوگ جو ہے پھر بلوچستان کے لیے دوسری کمپنیاں نہیں جاتی ہیں، کے میں مشکل جگہ نہیں جاتی، اس لیے انہیں ڈیٹا ایکوزیشن جو ایک یونٹ ڈسچارج کرنی ہے اس کی ویلیو وہاں پہ فائنینشلی بہت زیادہ ہے بلوچستان میں اور کے میں، ویراز پنجاب اور سندھ بہت تھوڑی ہے. تو زیادہ تر انویسٹر کوشش کرتے ہیں کہ وہ کم ہارڈ ٹیرین میں جائیں جن میں ڈیٹا ایکوزیشن کی کم کاسٹ ہو. تو یہ ہم نے لکھ کے دیا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ چیز اس میں شامل کریں. جو کمپلیکس زون کے مطابق ہم نے ورک یونٹ کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو یونٹ بلوچستان میں ایک یونٹ کو ڈسچارج کرنے میں $30,000 لگتے ہیں، اس کا مطلب وہاں پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 3 یونٹ دینی چاہیے. ایک یونٹ اگر سندھ میں ہے تو 3 یونٹ بلوچستان میں اس کا ایکولنٹ ہوتا ہے. اسی طرح کے میں بھی اگر آپ 3 یونٹ کو ایکولنٹ ٹو 1 یونٹ کرتے ہیں پلین ایریا میں تو پھر لوگوں کے لیے انسینٹو ہوگا جی کہ ہم منیمم کام کر کے میکسیمم ایکسپلوریشن بینیفٹ لے سکتے ہیں ایسے ایریا میں جہاں پہ پوٹینشیل ہے. تو یہ ہم نے گورنمنٹ کو دیا ہے. اس میں مزید میری خود بھی ڈسکشن ہو رہی ہے ان سے. آئی ہوپ دے ول برنگ ریفارم ان ورک یونٹ. اسی طرح ایک اور ہم نے انسینٹو جو دیا ہے انویسٹر کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس میں سروس کمپنی کے لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ سروس کمپنی اور E&P کمپنیز کو کوئی اکنامک فری زون نہیں ملا ہوا، جس کی وجہ سے جب پروڈکشن میں ہمیں کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے یا ڈیورنگ ڈرلنگ ہمیں ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں ابوظہبی سے یا دبئی سے چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور جو ہمارا وقت ضائع کرتا ہے. اگر یہ اکنامک فری زون مل جائے تو وہ سروس کمپنی اپنا اکوپمنٹ لے آئیں گی، جب وہ یوٹیلائز کریں گی تو دین دے ول بی ایبل ٹو پے دی ٹیکس.
टैक्स। अभी यह है कि वो ला नहीं सकते, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, फिर वापसी भी उनके लिए इशू होता है। तो ये भी हमने डाला है कि आप कंपनीज को अलाउड कर दें कि दे शुड ब्रिंग देयर इक्विपमेंट हियर, फ्रैकिंग इक्विपमेंट है, लॉगिंग इक्विपमेंट है, जैसे आप जानते हैं, और टूल है, ताकि विदाउट टैक्स के वो लोग यहाँ रखें, फ्री जोन में जो ही वो बाहर निकालें यूज करने के लिए, दे शुड बी टैक्स। तो ये भी हमने दिया कि इसको इस तरह कर देने ताकि हमें हमारा वक्त बचे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने में। इसी तरीके से हमने टैक्स छूट की भी बात की है उनमें कि भाई अगर एक आदमी एक्सप्लोरेशन ब्लॉक लेने में आपको इनिशियली 3 साल लगते हैं, जो आदमी अगर जल्दी फील्ड डेवलप कर लेता है उसे 10 ईयर की टैक्स छुट्टी दी जाए ताकि वो 3 साल में डेवलप करे। अगर वो 5 साल में करते हैं उसे 10 ईयर की दे दे, अगर आप 6 साल में करते हैं उसे 5 ईयर की दे दे। इस तरीके से हमने डिफरेंट ब्रैकेट्स बना के प्रेजेंट किए टू दी गवर्नमेंट ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो एक्सप्लोरेशन का फेज जल्दी खत्म करें और वो अपनी जितनी ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट है, उसे पूरी करें ताकि उन्हें टैक्स में बेनिफिट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी रवायत है कि हम इसका इख्तिताम जो है गुफ्तगू का किसी उम्मीद अफजा बात पे करते हैं। इसलिए बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मायूसी का माहौल है। हर बात हम खुद को कोसते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं। यकीन अच्छी बात है, एहतसाब करना चाहिए, लेकिन खुद को कोसना जो एहतसाब नहीं है। तो ये बताएं, और आप चूंकि आजकल हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में है, जो रिसर्च का अदारा है हमारा, आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तालीमी अदारों के साथ, जामियात के साथ काम करते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान में तेल का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में अर्जियात और जियोलॉजी और पेट्रोलियम के तलबा, इस हवाले से कोई उम्मीद अफजा बात जरा बताइए। उम्मीद अफजा बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस का फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। हमें मजीद फ्रंटियर एरिया की एक्सप्लोरेशन करनी है विद गुड इंसेंटिव टू दी ऑपरेटर्स को देके, पोटेंशियल है इंशाल्लाह, और हमें एक्सप्लोरेशन करनी है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितनी भी मेरी यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट है, हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, लायक हैं, एंड दे कैन रियली शो ए मिरेकल इन देयर फील्ड। उनकी ग्रूमिंग की जरूरत है और उनको डेवलपमेंट की जरूरत है। तीसरी चीज जो है, जो आपने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अभी इस इंस्टीट्यूट नाम किया अभी कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को और पूरे पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज को लेटर लिखे हैं विद माय ओन नेम कि प्लीज जिसके पास भी ऑयल एंड गैस रिलेटेड कोई रिसर्च प्रपोजल है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहता है, वो हमें अप्रोच करें। हम उसकी ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो भी हमारे पास उसकी मदद हो सकती है, हमारे पास बहुत बड़ी HDI के पास कोर रिपोजिटरी है 1985 ऑनवर्ड, और पूरे पाकिस्तान की कोर हाउस है हमारे पास। कोर से बड़ा डेटा लिया जा सकता है। जो चीज आपने अभी शायद टच नहीं की, EOR जो है इनहेंस सॉइल रिकवरी के लिए बहुत काम किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनहेंस सॉइल रिकवरी पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, और पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी मोर देन 60% ऑयल आपका सब सरफेस में रह जाता है, जिसको इनहेंस सॉइल रिकवरी के मेथोडोलॉजी अप्लाई करके हमें निकाल सकते हैं। वो फील्ड जो हमारे पोस्ट मैच्योर हो चुके हैं, वो फील्ड जो हमारे डिप्लीट हो गए हैं विद प्राइमरी डिप्लीशन के, उनको हम इजीली रिवाइव कर सकते हैं अप्लाइंग न्यू आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। ये जो EOR की टेक्नोलॉजी है, इसे अप्लाई करके वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 10 to 20%। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कि अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट EOR में करवाएं। तो मैंने तो उनको, और हमें 4 यूनिवर्सिटी से रिसर्च प्रोजेक्ट मिले हैं, ये बहुत अच्छी हौसला अफजा मुकाम है। UT लाहौर से एक बच्चे ने लिखा है, प्रोफेसर ने, कादिर आज़म यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साथ भी हमारा राब्ता है, और HEC फंडेड जो प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट जो कादिर यूनिवर्सिटी हमारे साथ कर रही है, वो इनिशिएट हो गया, वो अंडर CPEC के जियोथर्मल के एनर्जी के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए। और ये CPEC के अंडर हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है जो कादिर यूनिवर्सिटी का, जिनको हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अभी एक जिमनी बात है, बेसिस स्टडी को भी जो है, ये भी PCP की एक प्रपोजल थी कि बेसिस स्टडी पाकिस्तान को अपग्रेड किया जाए, ताकि जो भी कंपनी आए उसके पास अपडेटेड पाकिस्तान का बेसन एवोल्यूशन का डेटा हो कि कौन कौन से बेसन अभी हैं जिन पे हमने काम करना है, जो मैच्योर बेसन है, जो एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर सकते हैं हम उन पे, वो अभी स्टडी उन्होंने शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। एनीवे, तो ये 4 रिसर्च प्रोजेक्ट हमें आ गए हैं, 5वां UT लाहौर से आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी ये हर रोज की कोशिश होती है, बल्कि मैं अपने जो हमारे पास जियो साइंटिस्ट हैं और जियो केमिस्ट, मैं उनसे हर हफ्ते उनकी बिजनेस मीटिंग और उनकी एजुकेशनल मीटिंग के बारे में ब्रीफ लेता हूँ कि कितनी यूनिवर्सिटी के साथ हमने कांटेक्ट किया है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, ताकि हम इस R&D जिसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को इनिशिएट कर सके और अपने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ा सके। और इसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जिसे कहते हैं वर्कर, उनमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी है, मैं बड़ी फ्रैंकली कहता हूँ, वो लीडरशिप में कमी है, जो हम में कमी है, मेरी गलती है, हमारी गलती है। जो लीडर्स हैं वो अपने
लोगों को ग्रूम नहीं कर सके, वो लीडर अपने कौम को बना नहीं सके, दैट वाज द ओनली इशू विद अस। पर इंशाल्लाह आएंगे। और इस तरह एक और काम जो हम कर रहे हैं, कोल पे भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है एंग्रो के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह उसमें इनिशियल वर्क हो रहा है। तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोल में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लेके चले जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन तरक्की आएगी और बेहतरीन काम होगा। और पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस नेक्स्ट 50 ईयर तो है ही है कम से कम, और मैक्सिमम 100 ईयर तक है ही है। तो पाकिस्तान में तेल की शदीद जरूरत है। 4 लाख बैरल हम इम्पोर्ट करते हैं, 2 BCF हमारी कमी है। इन चीजों को सिर्फ पाकिस्तान की इंडिजिनस ही गैस और ऑयल प्रोडक्शन इंशाल्लाह इनको मीट कर सकती है। वी विल बी मच प्रॉस्परस कंट्री इंशाल्लाह। इसी उम्मीद अफजा मोड़ पर हम गुफ्तगू खत्म करते हैं। खासतौर से आपने नौजवानों के बारे में जिस एतमाद के साथ किया, वो कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मड़ी जरखेज, यही इस कौम की उम्मीद है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट करिए फरहान साहब का शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।